गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी, कल ना इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हो रहा था। फोस्फीन ना बताया था, ये कलरलेस गैस हो गई है, जैसे अमोनिया भी कलरलेस ही है। अमोनिया में पंजेंट स्मेल है, इसके अंदर रोटन फिश स्मेल है। ये पॉइजनस गैस भी है, और जब भी किसी ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टच में आएगी ना तो एक्सप्लोड करेगी, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन एक और ये जो आपका PH3 है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, -3 ऑक्सीडेशन नंबर है ना। और अमोनिया के कंपैरिजन में लेस स्टेबल भी, मतलब टूटता जल्दी है। दूसरी बात, पानी में घुलता है लेकिन उतना नहीं जितना कि अमोनिया घुल रहा है। और अमोनिया के घुलने की वजह आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। द सोल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, गिविंग रेड। ये लो जी, एक्व सोल्यूशन वो लाइट की प्रेजेंस में, मैंने बताया अभी कि कोई ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है नहीं, ये अनस्टेबल है। तो इसने देना क्या भाई, रेड फॉस्फोरस, और इधर से आपके पास 6 ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी। व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड, लो जी, ये कॉपर सल्फेट हुआ, यहाँ आपके पास फोस्फीन, कोई अच्छा लीगेंड नहीं है, अमोनिया का अच्छा लीगेंड था। अगर यही कॉपर होता ना, तो उसने Cu अमोनिया होल 4 करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेना था। तो कॉपर सल्फेट से जब इसकी रिएक्शन हुई फोस्फीन की, और फोस्फीन में आपको बार बार बता रहा हूं, इजिली इसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो हो गया डिकम्पोजिशन, इसने फोस्फाइड आयन दिया, और वही इससे फाइनल प्रोडक्ट बना गया। मतलब इसमें रटने की बात कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाओ, कम से कम 2-3 बार पढ़ के, कि अगर इसकी जगह अमोनिया होता तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनना था। फोस्फीन है तो फोस्फीन पे तो आप शुरू से ब्लेम करते रहे हो कि अनस्टेबल है, कैन बी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाइड्रोजन से बनने वाले हाइड्राइड नीचे जाकर स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं, तो फोस्फाइड ने भी अपनी स्टेबिलिटी कम की। तो इन भाई साहब ने Cu3P2 करके क्यूपरिक फोस्फाइड बना लिया है। ये सेम हरकत, मरकरी भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, इसके साथ भी इसने सेम हरकत की है, Hg3P2। ठीक है जी। और फिर वही सेम पुरानी वाली बात, कि तुम्हारा जो अमोनिया है वो एक अच्छा बेस है, Kb ऑफ अमोनिया, याद आ गया आपको। अमोनिया इज गुड बेस एज कंपेयर टू फोस्फीन। तो फोस्फीन कोई बहुत खतरनाक बेस तो है नहीं, ये एक वीक बेस है। फोस्फीन इज वीक बेस, क्लियर है। और अगर मैं इसका किसी एसिड से रिएक्शन करा दूं, पीछे भी बताया था मैंने आपको, HCl HBr HI, तो फोस्फीनियम, जैसे अमोनियम वैसे फोस्फीनियम ब्रोमाइड बनता है। ये बेस हुआ, ये एसिड हुआ, और बच्चे समझदार हैं, सामने क्या बन गया, सोल्ट, एसिड बेस रिएक्शन सोल्ट बन गया। इससे इस फोस्फीनियम को निकालना बड़ा आसान है, बस एक स्ट्रॉन्ग बेस डालो भाई साहब बाहर, अमोनिया निकल सकता है, फोस्फीन तो निकलेगा ही निकलेगा। हाँ जी। इसमें मैंने आपको ना होम सिग्नल बताया था, अगर आपको याद हो तो, कल परसों। द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फोस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड एज अ होम सिग्नल। होम सिग्नल, ठीक है जी। कंटेनर्स कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला ये है, और कैल्शियम फोस्फाइड का फॉर्मूला Ca3P2 है। जब ये पानी के टच में आएगा ना, तो इसने इथाइन बनाना है, इसने फोस्फीन बनाना है, P2H4 बनाना है। मैंने आपको बताया था PH3 इटसेल्फ नॉन इनफ्लेमेबल है, लेकिन इसके साथ अगर इंप्योरिटी हो ना तो ये फ्लेमेबल है। तो अब ये बर्न होने लगेगी, ये हेल्प करेगी बर्न में, बर्निंग में, हेल्प्स इन कंबशन। ठीक है जी। और फिर ये जो गैसेस इवोल्व हो रही हैं, वो एक सिग्नल की तरह सर्व करती है। मतलब मैंने आपको बताया था ना, मोटर में डालो कैल्शियम कार्बाइड को, कैल्शियम फोस्फाइड को, और फिर सीधे सीधे पानी में फेंक दो,
और ये दोनों जब पानी से रिएक्ट करेंगे तो एक बनेगी एसिटिलीन, एक बनेगी फोस्फिन, फोस्फिन से बनेगी इम्प्योरिटी और ये आग पकड़ लेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन्स। वो जो आप देखते रहते हैं ना, छोटे मोटे सीरियल चलते रहते हैं या फिर स्टेज शो चलते रहते हैं, नीचे आपको देखा होगा एक स्मोक सा रहता है, धुआं सा फैला रहता है ना। और नॉर्मल अगर किसी फायर से स्मोक निकलता है तो खांसने लगते हैं, उस स्मोक से कुछ नहीं होता हुआ। वैसे ही सीरियल्स में देखो ना, पैरों में या फिर ऐसे स्क्रीन बनी रहती है, तो इसकी स्क्रीन है आपके पास स्मोक स्क्रीन्स में भी इसको यूज कर रहे हैं। अब इसका निचला क्वेश्चन, इन वट वे कैन इट बी प्रूव्ड दैट पीएच3 इज बेसिक इन नेचर। भाई रिएक्शन करवा के देख लो, एसिड से अगर सोल्ट बन गया तो प्रूव हो जाएगा। pH3 react with acid like Hi to form PHI4, which shows that it is basic in nature. Due to lone pair on the phosphorus atom, pH3 is acting as Lewis base in above reaction. ये प्रूव दे दिया उसने। इसके नीचे वाला क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल इन फोस्फीन इज हायर, फोस्फीनियम सॉरी, pH3 से हायर है, जबकि हाइब्रिड स्टेट दोनों की सेम है। तो क्या इसका लॉजिक आप बता सकते हो? बिना इसमें तो आंसर भी नहीं है, आप सोचो। बड़े अजीब नहीं है तुम लोग यार। कहाँ एक बैच के अंदर एनर्जी होती है, क्वेश्चन सुना, एफर्ट्स मारने, तुम देख ही जा रहे हो जिस तरह मूवी देखने आए हो। उसमें भी लोग एक्सप्रेशन देते हैं यार एटलीस्ट। फिर बंदे का ना पढ़ाई का मन खत्म हो जाता है, कर क्या रहे हैं, बैठे हैं बंदे आराम से। तो 2% दिमाग यूज करता है, कोई 4% करता है, तुम बस नील बटे सन्नाटा बैठे रहो वैसा आराम से। चलो ये तो क्या लेना, मैंने अपना काम कर दिया है, सोच सको तो सोच लेना घर बैठ के। और मूर्खों की तरह हंस हो रहा है ये, अब नहीं देखो ना, इसको हंसी आ रही है, बजाय सीरियस होना चाहिए इसको। नेक्स्ट है आपके पास फोस्फोरस हेलाइड्स। दो फोस्फोरस के हेलाइड्स आपके पास, एक है PCl3, एक आपके पास PCl5। बनने को PBr3 भी बन जाएगा, बनने को इधर PF5 तो बनेगा, लेकिन जैसे जैसे आप PBr3 की तरफ जाओगे, R5 की तरफ, वैसे वैसे वो अनस्टेबल होता चला जाएगा। प्रिपरेशन करनी हो अगर आपको फोस्फोरस के हेलाइड्स की, इट इज ऑब्टेन बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड व्हाइट फोस्फोरस। P4 ले लो, व्हाइट जो रिएक्टिव है, क्लोरीन से रिएक्शन करवा दो, 4PCl3 आपके पास बन जाने। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। P4 पे रिएक्शन करा दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थायोनिल क्लोराइड, इससे आपके पास 4PCl3, SO2 गैस अपने आप बाहर रिलीज हो जाएगी। इसको सल्फर मोनोक्लोराइड बोलते हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज की बात करो, PCl3 की प्रॉपर्टीज की बात करो, तो ये आपके पास कलरलेस, ऑयली लिक्विड है, और होना भी है, मोलिकुलर वेट भी अच्छा खासा है। उसके बाद कह रहे हैं जी, अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करवाऊं, हाइड्रोलाइसिस में जनरली ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है, हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये रिएक्शन कई बार आई हुई है, तो सारे Cl हटकर उस पर OH आ जाएंगे, तो ये फोस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, फोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस फोस्फोरस, फोस्फोरस एसिड इसको बोलते हैं हम लोग ना। ये फोस्फोरस एसिड बना गया आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस। इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप सच एज, वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन दिखेंगी। ये पहली रिएक्शन लिख लेना। सेकेंड रिएक्शन कैसे लिख लोगे, तुम्हारी जो एसिड्स है, एल्कोहल्स है, ROH RCOOH, अगर याद हो तो इसको हेलोजन कैरियर बोलते हैं। ये हेलोजिनेशन करवाने में काम आता है। ये RCl बन जाना है,
इससे RCOCl बन जाएगा। कुल मिलाकर फास्फोरस के हैलाइड्स आपके पास दो जा रहे हैं, ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। क्लियर। बस ये कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा किसकी कम है, तो वैसे भी टॉप से बॉटम मतलब फ्लोराइड से, क्लोराइड से, ब्रोमाइड से आयोडाइड की तरफ जाओगे ना तो स्टेबिलिटी कम ही होनी है। और प्रिपरेशन का तरीका डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्शन करा दो या कोई भी हेलोजन कैरियर थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दो। PCl3 का जब हाइड्रोलिसिस किया तो उतने ही ऑक्सीडेशन नंबर का आपके पास फोस्फोरस एसिड बन गया, और इसी को हेलोजन कैरियर के फॉर्म में यूज करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हेलाइड्स बनाते हैं। अगर इसी PCl3 का हाइब्रिड स्टेट चेक करो तो ये sp3 है ड्यू टू लोन पेयर। इसके अलावा फॉर्मूला लगा लेना, और इस वजह से ये अमोनिया जैसा पिरामिडल शेप का हो गया। अब आपको बनाकर देगा ये PCl5। PCl5 बनाने में भी सेम फिनोमिनन जा रहा है। PCl5 बनाने में भी सेम फिनोमिनन ओबे हो रहा है, बस क्वांटिटी ऑफ द क्लोरीन आपने क्या कर दी है, बढ़ा दी है। क्वांटिटी ऑफ द क्लोरीन आपने क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। और यूज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस करना, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जो पीछे थायोनिल था उसकी जगह सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी यूज कर सकते हो, वो भी हेलोजन कैरियर है। बस क्वांटिटी इंक्रीज करना, आपको PCl5 मिल जाएगा। और PCl5 कोई ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है नहीं। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज की बात करो PCl5 की, तो PCl5 पहली बात येलो व्हाइट पाउडर है, मोलिकुलर वेट बढ़ गया ड्यू टू हाई मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। और इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। PCl5 पानी से रिएक्शन करवा दो तो पहले ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे POCl3 बनाता है। इसकी वजह है इसके दो एक्सियल बॉन्ड जो हैं वो जल्दी ब्रेक होंगे, एक्सियल, क्योंकि उनकी लेंथ ज्यादा है। फिर फर्दर वाटर से रिएक्शन करके एक +5 ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड बना लेगा, फॉस्फोरिक एसिड। और बार बार कह रहा हूं ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन नंबर में जनरल बात है कोई चेंज नहीं होता, जनरली कोई चेंज नहीं होता। और PCl5 को बार बार कह रहा हूं कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। उस अनस्टेबिलिटी की वजह क्या है, इसके अगर स्ट्रक्चर पे जाओगे तो जो एक्सियल की लेंथ है इन PCl एक्सियल की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन PCl इक्वेटोरियल है, क्योंकि रिपल्शन लग गया। इस वजह से इसका बॉन्ड ब्रेक इजी हो गया। PCl एक्सियल का बॉन्ड ब्रेक, PCl एक्सियल का बॉन्ड क्लीवेज इजी हो गया। PCl एक्सियल का बॉन्ड ब्रेक इजी हो गया। आगे इसका स्ट्रक्चर बना के दे रखा है आपको, चेक कर लेना भाई। ये जो मैंने भी बताया आपको, ये 240 पिकोमीटर तक जा रही है लेंथ, और ये अप्रोक्सीमेट 202 पिकोमीटर तक जा रही है। 240 वाले को बॉन्ड ब्रेक करना कंपेरेटिवली क्या है, आसान है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस, जैसे आपने सेकंड नंबर लिखा था हाइड्रोलिसिस, पहला नंबर आपने लिखा था कि येलो व्हाइट पाउडर क्यों है, क्योंकि मोलिकुलर वेट इंक्रीज कर गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस इसकी वही है कॉमन। एल्कोहल पे PCl5 डाला तो इन भाई साहब ने RCl दिया, POCl3 दिया। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को याद आ जाए। और अगर मैं यही रिएक्शन एसिड के साथ करवा दूं, ये एक हेलोजन कैरियर है, हेलोजन को कैरी करता है। और POCl3 बार बार क्यों बनता है, क्योंकि पहले इसका एक्सियल बॉन्ड ब्रेक करता है, पहले इसका एक्सियल बॉन्ड ब्रेक करता है। फोर्थ नंबर रिएक्शन में क्या कह रहा है, फाइनली डिवाइडेड मेटल जिनका सरफेस एरिया बढ़ा हो, हिटिंग विद PCl5 डिस कोरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स। मान लो सिल्वर के साथ, यहाँ मेटल लिखा,
यहाँ PCl5 लिखा और यहाँ आपके पास हेलाइड्स आ गए। मेटल्स कैसे हो पाउडर्ड फॉर्म में तो रिएक्शन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जैसे सिल्वर का सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा आपको। PCl5 ने कौन से क्लोरीन रिलीज करने हैं, जो अब मैं कम से कम 5 बार बोल चुका हूं, ये अपने एक्सियल बॉन्ड जल्दी से रिलीज करता है। ये अपने एक्सियल बॉन्ड जल्दी से रिलीज करता है। तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शंस है। सिल्वर की जगह प्लेटिनम लिख दो तो भी सेम हरकत होगी, प्लेटिनम की जगह गोल्ड लिख दो तो भी सेम हरकत होगी, इसकी जगह पे अगर आप कॉपर लिख दो तो सेम हरकत होगी। कुल मिला के ये आपके लिए एक मैसेज है कि ऐसा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस तो आपने कर ही दिया, ऊपर लाइन लिखी हुई है। 5वें नंबर रिएक्शन लिखा हुआ है, इन गैसेस एंड लिक्विफाइड इट हैज अ ट्रायगोनल। ये गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में ये भाई साहब PCl5 ही है, sp3 हाइब्रिड है, ट्रायगोनल पेंटा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है आपका केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन अगर मैं इसी भाई साहब को सॉलिड स्टेट में लेकर आ जाऊं तो ये PCl4 प्लस PCl6 माइनस है। लाइनें पढ़ लेते हैं, हो सकता है लिखी ना हो यहाँ। इन गैसेस एंड लिक्विड स्टेट इट हैज अ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर एज शोन। दिखा दिया आपको। 3 इक्वेटोरियल PCl are equivalent, but the two axial length are longer than equatorial. This is due to the fact that axial bond pairs suffer from repulsion as compared to equatorial. आपको पता है एक्सियल को तोड़ना ज्यादा आसान है, एक्सियल को तोड़ना ज्यादा आसान है इक्वेटोरियल के कंपेरिजन में, उसकी लेंथ 240 पिकोमीटर है। मन करे तो इस क्वेश्चन को कर लेना भाई, ये अगले क्वेश्चन भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब ध्यान से सीखना और समझना भी। यह एक सिंपल सा कोड सीखना है। एक पेरेंट एसिड की बात करूंगा मैं, ये कोड है जो आपको आगे हेल्प करेगा। H3PO3 H3PO4 OUS और इसका IC एसिड एसिड। कम ऑक्सीडेशन नंबर था तो अस लगा दिया, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर तो इक लगा दिया। आगे फॉस्फोरस तो रहेगा ही रहेगा, तो एक का नाम है आपके पास फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक। अब एक सिंपल फंडामेंटल बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना भाई। एक HMP का फंडामेंटल है, हाइपो मेटा पायरोरूल। हाइपो मेटा पायरोरूल क्या है? अगर -1 ऑक्सीजन कर दो, क्लियर, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हाइपो, ये नाम तो यूज करोगी करोगी। जैसे H3PO3, इसमें से एक ऑक्सीजन घटा दिया तो H3PO2 बन गया। इसका खुद का नाम क्या था? फॉस्फोरस। बस इसके आगे हाइपो लगा देना, हाइपो फॉस्फोरस बन जाएगा। और हाइपो फॉस्फोरस को चेक करने के लिए पहला नंबर ये पड़ा हुआ है H3PO2। सेंटर वाले का ऑक्सीडेशन नंबर कई बार बता दिया, +1 है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना हो तो इन दोनों के स्ट्रक्चर पता हो तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन चैप्टर से लेकर यहां तक ढेरों बार आपको बताया कि एक पी पे 2 OH है, इस एक पी पे आपके पास 3 OH है। तो जब एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो H3PO2 में एक ही पीओएच बचेगा, पीएच बॉन्ड बचेगा और एक पी डबल बॉन्ड बचेगा। मतलब स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मस्ट है। मेटा में क्या होता है? आपको वाटर मोलिक्यूल माइनस करना है फ्रॉम द सिंगल मोलिक्यूल मेटा में। जैसे मेरे पास H3PO4 है, उसमें से पानी निकाल दिया मैंने, तो ये बन गया मेरे पास HPO3। तो पहले वाले का नाम था फोस्फोरिक, अब जो बन गया है उसका नाम हो जाएगा मेटाफोस्फोरिक। और जब आप वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम 2 मोलिक्यूल्स निकाल दोगे, वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम 2 मोलिक्यूल्स, तो बनता है पायरो। जैसे
H3PO4 है, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और माइनस वाटर कर दिया। तो अगर आप समझ पा रहे हो और सुन पा रहे हो तो इसमें से माइनस वाटर करते ही H4P2O7 हो गया। H3PO4 का ट्वाइस का माइनस वाटर, H3PO4 के ट्वाइस का माइनस वाटर, तो H4P2O7 बन गया। तो H4P2O7 का नाम आपने रख दिया पायरोफोस्फोरिक, पायरोफोस्फोरिक। अब एक बार इनके स्ट्रक्चर्स को फोकस कर ले हम लोग। अगर मेरे को कोई बोलेगा H3PO3 बनाना है तो P डबल बॉन्ड हो, OH OHH। H3PO2 बनाना है तो एक ऑक्सीजन हटाने से बना है। लो जी, तो इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर, एन फैक्टर का मतलब हो सकता है आप सुनते समझते हो, सॉल्यूशन चैप्टर में कितने प्रोटॉन डिस्प्लेसेबल है, कितने प्रोटॉन डिस्प्लेसेबल है। सिमिलर वे में जब मैं फोस्फोरिक एसिड लिखता हूं तो इसका एन फैक्टर 3 है, लेकिन फोस्फोरिक एसिड का माइनस वोटर करके जब स्ट्रक्चर बनाता हूं तो H4P2O7 बन गया। ये पायरोफोस्फोरिक एसिड है और पायरोफोस्फोरिक एसिड का एन फैक्टर देखने से समझ में आ रहा है 4 है। और इसी H4P2O7 का एक ऑक्सीजन निकाल दो, इसी H4P2O7 का एक ऑक्सीजन निकाल दो, तो H4P2O7 बन की जगह पर H4P2O6 बन जाएगा। पर एक सिंगल मॉलिक्यूल से पानी निकालने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसके आगे क्या लगाते हो, हाइपो। तो ये था पायरोफोस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा हाइपोफोस्फोरिक एसिड। बस ये बीच वाला ऑप्शन हटाना है यहां से। एक बार इन पे नजर मार लो। अभी आपको बताया था हाइपोफोस्फोरस, इसका नेम फोस्फिनिक है और ये पीएमटी मतलब नीट के पेपर में आ चुका है। सिर्फ इतना पूछा था, आउट ऑफ द फोर विच वन इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फोस्फिनिक एसिड, फोस्फिनिक एसिड। और इसके पास है ऑर्थोफोस्फोरस H3PO3, इसका नाम है फोस्फोनिक। बस ये दो नाम ध्यान करने थे बच्चों को, जो बच्चे मिस कर गए और टेस्ट में आ गया। हाइपो वाले को फोस्फिनिक और ऑर्थोफोस्फोरस को फोस्फोनिक। यहां हल्की सी आपको याद ही रखना पड़ेगा, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। पायरोफोस्फोरस बनाने का तरीका क्या, अगर आपको पता लगा हो तो, पायरोफोस्फोरस बनाने का तरीका। अच्छा, तुम मुझे परमिशन देते हो बाद में ना, ओके ओके ओके, ठीक है, सही बना रहे हो। इसका इम्पैक्टर 2 रह जाना है। तो ये फोस्फोरस एसिड से बना है पायरोफोस्फोरस। सिमिलर वे में यहां होगे जब हाइपोफोस्फोरिक बता चुका हूं आपको, ऑर्थोफोस्फोरिक बता चुका हूं आपको मैं, पायरोफोस्फोरिक बता चुका हूं मैं आपको। बस मेटाफोस्फोरिक के बारे में हल्की सी बात करनी है। मेटाफोस्फोरिक, मेटाफोस्फोरिक जो है ना,
ये आपको या तो चेन या साइक्लिक फॉर्म में मिलता है। ये मोनोमर फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये मोनोमर फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता मेटा। तो एक बार हम HPO3 होल थ्राइस बना के देख ले। HPO3 होल थ्राइस, PO, 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 P, हर एक पे एक डबल बॉन्ड हो OH, हर एक पे एक डबल बॉन्ड हो OH, हर एक पे एक डबल बॉन्ड OH। और अगर स्ट्रक्चर को देखोगे ध्यान से तो ये HPO3 है, ये HPO3 है, HPO3, ठीक है, ये HPO3 है और ये HPO3 है। तो इस पूरे का जो एन फैक्टर है वो 3 हो गया। हाइपो बनता है एक ऑक्सीजन निकालने से, मेटा बनता है एक वाटर निकालने से, और पायरो बनता है दो मोलिक्यूल ऑफ एसिड से एक वाटर निकालने से, HMP। वन वाटर, स्टार्ट के दो एक एक मोलिक्यूल से, बाद का दो मोलिक्यूल में से वाटर निकाल के बनाना है। और जहां जहां पायरो बन रहा है वहां वहां हीटिंग करने से ही काम चल जाएगा। मान लो किसी को पायरो फोस्फोरस बनाना है तो दो फोस्फोरस एसिड को हीट करो, एनाट्राइड ही बनता है इनडायरेक्टली पानी निकलने से। और किसी को पायरोफोस्फोरिक बनाना है, पायरोफोस्फोरिक, तो उसको माइनस वाटर ही करना है फोस्फोरिक एसिड को हीट करके। ये इसने मेटा के बारे में लिखा है, एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म्स ओनली, कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड ऑफ HPO3 हैव बीन गिवन इन द टेबल। मैंने स्ट्रक्चर ही बना दिया, एनसीईआरटी ने उसको एक बार चेक कर ले, कहीं ऐसा काम किया नहीं इसने, आगे हो सकता है बनाया हो इसको नहीं। ये एक बार इस पर नजर मारूं मैं, 1 मिनट तक चुप रहने वाला हूँ, 60 सेकंड में चुप हूं। पहले H3PO4 देख लेना, फिर H4P2O7 देख लेना, फिर H3PO3 देख लेना, फिर H3PO2 देख लेना हाइपोफोस्फोरस, फिर पायरोफोस्फोरस देख लेना, पायरोफोस्फोरस, ये मैंने बनाया था अभी आपके सामने, मेटाफोस्फोरिक। और मेटाफोस्फोरिक कहीं से भी बॉन्ड तोड़ दो बीच से ऐसे करके तो ये आ जाएगा सामने। POPOP चेन फॉर्म में या साइक्लिक फॉर्म में। The composition of the oxo acids are interrelated in terms of low or gain of water molecule or O atom। मैंने HMP बना दिया ना इस बेसिस पे। The structure of some important oxo acids are given next, जो मैंने दिखाई है अभी आपको। In oxo acids, phosphorus is tetrahedrally surrounded by other atoms. In these, all acid contain at least one PO bond। चेक कर ले, one PO bond, PO bond, एटलीस्ट वन PO, इसके अंदर ये मिस किया है, वन PO बॉन्ड या वन PO बॉन्ड, एंड वन POH, एटलीस्ट एन फैक्टर एक तो जा ही रहा है। द ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फोरस हैज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 5, इन एडिशन टू P डबल बॉन्ड O POH बॉन्ड्स, इधर PP बॉन्ड। ये इसने स्ट्रक्चर नहीं बनाया इसका, ये ध्यान कर लेना। H4P2O6 का क्लास में अगर आप अटेंशन पे तो आपको बातें समझ में आ सकती है, टीचर आप तक डिलीवर क्या करना चाहता है। ये जो H4P2O7 का एक ऑक्सीजन निकालने से जो H4P2O6 बना था, उसमें लिटरली आपने किया क्या था, आपने POP डबल ओ डबल ओ OH 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 माइनस ऑक्सीजन किया, फिर P डबल बॉन्ड O, सीधा सीधा बॉन्ड बन गया। तो किसी पायरो से ऑक्सीजन निकाला तो सामने जो बन गया वो हाइपो है, आगे नेम सेम है, फोस्फोरिक फोस्फोरिक। और यही मैसेज उसने दिया आपको
इधर पीपी और पीएच बॉन्ड्स बट नॉट बोथ। यहां देखो आपके पास पीपी बॉन्ड है लेकिन पीएच बॉन्ड नहीं आ रखा, तो स्ट्रक्चर के सिम्टम्स बता रहा है स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है। दीज एसिड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस टेंड टू डिसप्रपोर्शनेशन, बताया था आपको। अगर किसी का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर होएगा तो पुराना रूल है डिसप्रपोर्शनेशन करता ही करता है टू हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल ऑर्थोफॉस्फोरस डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल आ रहा है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर फेवर्स द डिसप्रपोर्शनेशन। पुराना रूल है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट favors the disproportionation। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रोपोर्शनेशन को फेवर करता है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही H3PO3 है, क्या था ये +3 +5 -3। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रोपोर्शनेशन को फेवर करता है। एचएमपी का फंडामेंटल सीख लेना, बहुत जल्दी जल्दी चीजें पकड़ में आने लग जाएंगी। यहां उसने पी सिंगल बॉन्ड पी वाले को अवॉइड किया है। एक तो इसमें एन फैक्टर पे फोकस करना, और उसके लिए भी स्ट्रक्चर याद करने की नीड कम है। अगर 2-3 बार रिवीजन कर लोगे कि हाइपोफॉस्फोरस कैसे बनता है, तो बस पेरेंट एसिड समझ के चलना, ये दोनों है। ये वाले पेरेंट एसिड है H3PO3 H3PO4, इनका आपस में इंटर कन्वर्जन वैलिड नहीं है। इस ट्रिक में इन दोनों को एक दूसरे में बदल नहीं सकते भी। आप सोचो H3PO4 का पानी निकाल ऑक्सीजन निकालकर उसको H3PO3 में इसको हाइपो बोलना शुरू कर दोगे ना, इन पे वैलिड नहीं है बात। H3PO3 और H3PO4 का इंटर कन्वर्जन वैलिड नहीं है। बस H3PO3 और H3PO4 का नाम याद रखो और इन दोनों को आगे यूज करो कन्वर्जन करने में, किसी को हाइपो, किसी को मेटा, किसी को पायरो बनाने में। द एसिड्स विच कंटेन्स पीएच बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, बड़ी खतरनाक बात बोलती है इसने, क्लियर। तो इंपोर्टेंट करके लिख लेना, एसिड्स ऑक्सीजन तो होएगा नहीं तो रिड्यूसिंग ही होंगे। अगर ऑक्सीजन होएगा तो ऑक्सीडाइजिंग होंगे ना, ऑक्सीजन है ही नहीं तो रिड्यूसिंग बन जाएंगे। और पीएच बॉन्ड कौन सा स्टेबल बॉन्ड है? पीएच बॉन्ड वैसे भी अनस्टेबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल है ना, पीएच बॉन्ड स्टेबल थोड़ी है। एसिड्स विच कंटेन पीएच बॉन्ड बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन कोई मांग ले तो बता देना। जो पीएच बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस है, दस हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल में डालना हो तो डाल दो इसको। एंड इट कंटेन्स 2 पीएच बॉन्ड, जितने ज्यादा पीएच उतने ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। ओ नहीं है ना, एच है तो बॉन्ड टूटेगा। एंड रिड्यूसेस फॉर एग्जांपल AgNO3, ये H3PO2 ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, इधर से आपने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। जब आपने रिएक्शन सोचा तो सिल्वर, और वैसे भी शायद आप में से कुछ बच्चों को पता हो कि सिल्वर का SRP पॉजिटिव होने से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके साथ में HNO2 बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और इधर आपने बना दिया HNO3 और H3PO4, दो नाइट्रोजन फॉस्फोरस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गए। कुल मिला के H3PO2 itself oxidizes, works as reducing agent. The pH bond are not ionizable, वो तो पता ही है। बॉन्ड ब्रेक हो सकता है H+ नहीं, तभी तो हमने इसका एन फैक्टर नहीं रखा। पीएच बॉन्ड आयोनाइजेबल नहीं है।
पीएच बॉन्ड नॉन आयोनाइजेबल है, तो इसीलिए एन फैक्टर में इसका रोल नहीं है। डू नॉट प्ले एनी रोल इन बेसिसिटी, ओनली दो एच एटम्स विच आर अटैच विद ऑक्सीजन, जो पीछे ढेरों बार बता दिया। क्लियर, फॉर्म्स आर आयोनाइजेबल एंड कॉज ऑफ बेसिसिटी। S3PO3, इसका ट्रिक भी बताया था आपको सॉल्यूशन चैप्टर में, जितने ऑक्सीजन उसकी एक कम बेसिसिटी। S3PO3 दो बेसिसिटी, H3PO4 तीन बेसिसिटी। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, भी सोल्व कर लेना अगर मन करे तो। आगे इंटेक्स क्वेश्चन है और इन दोनों को देख लेना, भी डाउट हो तो डिस्कस कर लेना। मुझे लगा था क्लास में कर लेंगे, लेकिन आपका बिहेवियर देखते हुए अपने आप करो, भी कुछ होमवर्क भी होना चाहिए। ग्रुप नंबर 16 की शुरुआत हो गई है। इसमें मुश्किल से आज का बचा हुआ दिन हाफ एन आवर के आसपास, और कल का दिन इससे ऊपर नहीं लगता कभी भी ग्रुप 16 को। बस ये कि ग्रुप 15 कम से कम 5-6 बार पढ़ाओ, और जिनको सिलेक्शन चाहिए होता है 10-10, 15-15 बार पढ़ लेते हैं उसको, ग्रुप नंबर 15 को। हाँ जी, सबसे पहले मेंबर्स की बात कर लें। ऑक्सीजन सल्फर, सिलीनियम टेल्यूरियम, पोलोनियम और Lv। क्लियर, ये नया जोड़ा हुआ है, आपको पता ही है। लिवर मोरियम 106 नंबर पे, 116 नंबर पे, 116 नंबर वाला। लिखने को इसको आप लोग अन अन हेक्सियम भी लिख सकते हो। लो जी, पहली बात थी मेंबर्स की। दूसरी, द नेम इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड ब्रास एंड पॉइंट्स टू द एसोसिएशन ऑफ सल्फर। कैल्कोजेंस बोला था ना आपको, क्यों बोला था कैल्कोजेंस? क्योंकि और फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, और फॉर्मिंग। और मैंने आपको बताया था ये जेई मेंस का 2021 में क्वेश्चन बना था। This is sometimes known as group of chalcogens. The name is derived from the Greek word for brass and points to association of sulfur. And it, जो इसके मेंबर्स कॉपर से जुड़ गया, HGS वगैरह, जैसे सिनेबार बना दिया, कॉपर ग्लास बना दिया, सिल्वर ग्लास बना दिया, ऐसे करके कैल्कोजेंस। मोस्ट कॉपर मिनरल कंटेन ईदर ऑक्सीजन और सल्फर, एंड फ्रिक्वेंटली द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, दूसरे वाले मेंबर भी ऐसे कैल्कोजेंस बनाते हैं, मतलब और फॉर्मिंग एलिमेंट्स ये है। अकरेंस की बात कर लें। पहली बात, ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट, आपके पास एलिमेंट्स में आ रही है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स में से, मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है जी। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में से इसकी कैटेगरी है। ऑक्सीजन आपको पता ही होगा, अर्थ क्रस्ट का अप्रोक्सीमेट 46.6% बाई मास बना रही है, और अप्रोक्सीमेट 21% बाई वॉल्यूम इन एयर है। ये तो पीछे भी बात हुई थी आपसे जब आपने लिक्विड एयर का डिस्टिलेशन किया था, जब आपने लिक्विड एयर का डिस्टिलेशन किया था। हाउएवर द अबंडेंस ऑफ सल्फर, लो जी सल्फर की बात कर लें, इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली, अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.3 से लेकर 0.1% तक है। कंबाइंड सल्फर की अगर हम बात कर लें, तो ये आपने कभी एस ब्लॉक एलिमेंट अपने 11वीं क्लास में नाम सुना होगा, जिप्सम बोलते हैं इसको। इसके अलावा इप्सम सोल्ट, ये भी नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी में आपको बताया था, अंडरलाइन करवाया था, इप्सम सोल्ट, इसको बोलते हैं इप्सम सोल्ट। इसके अलावा बेराइटा वाटर का नाम लिया था पीछे एक जगह पे, BARYTE बेराइट। इसके अलावा
गेलेना पीबीएस, अगर आपको याद हो तो, जिंक ब्लेंड, कॉपर पाइराइट, ये मेटलर्जी में आए थे सारे नाम। तो ट्रेसेस ऑफ सल्फर हमें वोल्केनिक इरप्शंस, मतलब जब भी उससे कुछ गैसेस वगैरह निकलती है ना, वहां भी इसका कुछ सोर्स रहता है। बाकी एग, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, इन सब में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के नाम बताए थे आपको, सीएम करके कोड बनाया था एक। अगर सिलीनियम टेलुरियम की बात करो तो ये मेटल सिलिनाइट्स, जो बिस्मथ तक नेगेटिव में जा सकता है पिछले चैप्टर में, विद मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, तो ये क्यों नहीं जा सकता। एंड टेल्यूरियम मिलता है टेल्यूराइड्स के फॉर्म में, कुल मिलाकर नेगेटिव। पोलोनियम आपको बताया था रेडियो एक्टिव है, 84 नंबर पे आ रहा है। पोलैंड कंट्री के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है पोलोनियम। और ये थोरियम का डिके प्रोडक्ट है। जैसे इस बार 2021 में पूछा था, ट्राइटियम किस टाइप के पार्टिकल्स का इमिशन करता है, तो उसका आंसर था आपके पास बीटा पार्टिकल्स। वैसे थोरियम का जो डिके प्रोडक्ट है उसके अंदर पोलोनियम मिलेगा, और यूरेनियम के भी डिके प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, पोलोनियम मिल जाएगा। तो कई बार एनसीईआरटी से लाइन उठ जाएगी पी ब्लॉक की और आप सोचो कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि मैंने इन लाइंस को इग्नोर किया और उसने क्वेश्चन पूछ लिया। उसने कहा जी लिबरमोरियम इज सिंथेटिक, वो तो वो नहीं था। आफ्टर 92 वो बोल था रेडियो एक्टिव। जितने भी आपके पास 92 के बाद है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। एलवी 116 नंबर पे आ रहा है, मैंने आपको बताया। एटॉमिक मास 292 है, 116 नंबर पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें इनके जैसे ही मिलेगा आउटर मोस्ट, बट एफ होएगा इसके अंदर, तो वो देखने की नीड नहीं है, वो कभी नीड होगी तो बाद में देखेंगे। इट हैज बीन प्रोड्यूस ओनली इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड हैव वेरी शॉर्ट लाइफ, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड, तो उसको भी लिखने की नीड नहीं है। कुल मिलाकर ये रेडियो एक्टिव है, तो होना ही था ना। 92 के बाद जितने भी मैनमेड ओला रेडियो एक्टिव, 92 के बाद ट्रांस यूरेनिक, दिस आगे लिखा दिस लिमिट्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलवी, वो तो पता ही था। एनसीईआरटी में बस ये न्यू सेशन में जुड़ी लाइंस है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर लिवर मोरियम इंपोर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट, वो आपको पता है, आगे टेबल बनेगी अब। लेकिन ग्रुप नंबर 15 से ज्यादा आसान होगी, चेक कर ले। एक ट्रेंड सेट करना भाई, एटॉमिक नंबर में कोई ज्यादा परेशानी है नहीं, मैजिक नंबर लगाते चले जाना, मैजिक नंबर लगाते चले जाना, मैजिक नंबर लगाते चले जाओ और एलिमेंट्स बनते जाएंगे। पीरियोडिक टेबल में इसको सिखाया जाता है कैसे बनाना है। एटॉमिक मास बिल्कुल नहीं याद करना, बस टॉप से बॉटम इंक्रीज करता जा रहा है बिना टेंशन के। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट NS2 NP6 है, NS2 NP6 है, NS2 NP6 है, सॉरी NS2 NP4 है। ग्रुप नंबर 15 से थोड़ा सा कम स्टेबल है, वो NS2 NP3 है, ज्यादा स्टेबल था वो। कोवेलेंट रेडियस कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करती जा रही है, टेंशन फ्री, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। आयोनिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती जा रही है, टेंशन फ्री। बस यहां इसने बी लिखा है, इतना वेरिएशन इसके अंदर है नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल दी उसने, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है ना इसलिए बोल दी उसने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बच्चों को मैंने एक बात बता रखी है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में डील किया करो, और इसमें आपको ओ एस एस सी पीओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, बस इसको उठाओ और पीछे पीछे रख दो, बात बात खत्म और कहानी खत्म। ऑक्सीजन को बॉटम पे रख दो बस, और कुछ नहीं करना आपने, एक ट्रेंड भी हो जाएगा आपके पास।
और यही बात पीरियोडिक टेबल में बच्चों को सिखाते हैं, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। चाहो तो इसको प्लस में बदल के देख लो, शायद आप में से कुछ बच्चों को पता भी हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच इजी का नेगेटिव मीनिंग, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जबरदस्त है। जितना नेगेटिव, और हाईएस्ट नेगेटिव आपको पता होगा क्लोरीन का है, 348 किलो जूल पर मोल। तो अब आप खुद सोचो, इस पूरे पीरियड में, ग्रुप में, मेरी गलती, इस पूरे ग्रुप में हाईएस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन किसके पास है? सल्फर। सल्फर एमी, अभी जो बोला उसका सब कुएं में डाल दिया। जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होएगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीजन का -141 है, उसका -200 है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की 141 है प्लस में, और सल्फर की 200 है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से फ्रेंडशिप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से दोस्ती। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन से दोस्ती जबरदस्त है, उससे कम सिलीनियम है, उससे कम टेल्यूरियम है, उससे कम पोलोनियम है, और उससे सबसे कम ऑक्सीजन है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, करनी भी चाहिए एज पर रूल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, अच्छी बात है, एज पर रूल ये भी डिक्रीज ही करनी चाहिए, क्योंकि साइज क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। डेंसिटी की बात करूं, टॉप से बॉटम इंक्रीज करती जा रही है, एज पर रूल बढ़नी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। कुछ भी इसमें अभी तक डिविएट होकर नहीं आया। एमपीबीपी की बात करूं, बढ़ गया, बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, यहां आकर कम हुआ है। और इसको कम होने के पीछे वीक मेटालिक बॉन्डिंग, अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में भी ऐसी हरकत हुई थी। बीपी की बात कर लूं, ऑक्सीजन तो बेचारा 90 केल्विन पे, याद करो हमने लिक्विड एयर से सेपरेशन किया था, नाइट्रोजन 77 पे आई थी, और ये भाई सब 90 पे आए थे। वही सेम वीक कॉम्पोजिशन और वीक बॉन्डिंग। वैसे भी पोलोनियम को थोड़ा बहुत रीड करना मुश्किल है, क्योंकि रेडिएटिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे रनिंग में बात करते हैं आपसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मिनिमम -2 से लेकर मैक्सिमम +6 तक जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम -2, मैक्सिमम +6 जाएगी। रेडॉक्स चैप्टर पढ़ लो, तभी ये रिजल्ट निकल कर आते हैं। लो जी, इसको अपने लेवल पे पढ़ो जल्दी से। इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा, नहीं कोई नोट्स बना रहा हूं इस पे, अब पढ़ा तो है अभी। चलो, इसको भी पढ़ो भाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी बताया था आपको, जिसका उल्टा आंसर दिया था आयुष ने। सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, इसका एनायन बनना। हम्म, इसका एनायन बनना सबसे आसान है इस ग्रुप के अंदर। कोई कंफ्यूजन हो तो बात करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ो भी जल्दी से।
एज कंपेयर टू द ग्रुप नंबर 15 इसको पढ़ना आसान होगा, बहुत आसान है। चलो ये अपने आप कर लेना भाई, डाउट हो तो पूछ लेना, एक राउंड चला दूंगा पहले पेज से। लो जी, वो कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन किया जाए, बिल्कुल कर लेते हैं। सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर गिवन इन द टेबल, वो बता दिया था। ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल्स, ये पहले बात हो चुकी है लेकिन फिर लिख लो ये नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद सिलीनियम एंड टेल्यूरियम सबको पता है, हमने पीछे भी लिखा था, ये मेटलोइड्स की कैटेगरी में जा रहे हैं। और पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है जिसका हाफ लाइफ 13.8 डेज है। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी, ये भी खास लाइन होती है, कोई ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट बन जाए मान लो। ऑल एलिमेंट्स कैन शो एलोट्रोपी, और एलोट्रोपी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। All these elements exhibit allotropy. The MPBP increases with an increase in atomic number. वो पीछे बता दिया था except polonium. MPBP increase कर रहा है top to bottom except polonium. The large difference between the MPBP of oxygen and sulfur, पता है ये गैस है लिक्विड है, ये गैस है सॉलिड है। Difference of BP is large for the oxygen and sulfur. तो आंसर है वन इज गैस, सेकंड इज सॉलिड। The large difference between the MP and BP of oxygen sulfur may be explained on the basis of their atomicity. ऑक्सीजन भाई साहब O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि पी पाई बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के जैसे, रेफरेंस उठाओ। सल्फर पी पाई बॉन्ड नहीं बनाने से फैल गया, क्राउन शेप बन गया। ऑक्सीजन डायटोमिक है जबकि सल्फर S8 है, क्राउन शेप, तो वहीं से मोलिकुलर वेट का फर्क आ जाएगा और बीपीज का डिफरेंस अच्छा खासा हो जाएगा। हाँ भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा है और इसमें क्या क्या बातें करेगा। नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीडेशन नंबर्स, अभी ऑलरेडी बताया था आपको लेकिन फिर सुन लो। मैक्सिमम किसके बराबर होता है, ग्रुप नंबर। मिनिमम किसके बराबर होता है, -2, ग्रुप नंबर -8। मान लो कभी रिवीजन का मौका मिलता है रेडॉक्स का, तो उसमें ये बात आएगी। द एलिमेंट्स इन ग्रुप 16 एग्जिबिट अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो बताया था पीछे, स्टेबिलिटी ऑफ -2, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज है, पीछे भी -3 +5 दोनों घट रहे थे। क्लियर ना, उसको पढ़ के देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, जो मैक्सिमम मिनिमम दोनों की टेंडेंसी टॉप से बॉटम घट रही है। -3 क्यों घट रहा, क्योंकि मेटल्स आते जा रहे हैं। और +5 क्यों घट रहा था, क्योंकि पेयर बिकम्स इनर्ट पेयर। तो वही सेम बातें आप यहाँ लगाओगे। क्लियर ना, सेम बातें कॉपी पेस्ट करोगे। तो लगाकर देख ले, -2 की जो टेंडेंसी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज करती जा रही है। क्यों करती जा रही है, रीजन क्योंकि धीरे धीरे मेटल्स आते जा रहे हैं। आपको ये पढ़ना मेरे को लगता है आसान हो सकता है, बाकी आपको पता होगा। क्लियर ना, हाँ जी। डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप पोलोनियम हार्डली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इज वेरी हाई। ये सेकंड टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन पूरी पीरियोडिक टेबल में सेकंड रैंक पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में। तो सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इज वेरी हाई इट शोज ओनली नेगेटिव। लेकिन अब ऑक्सीजन पे हम बात कर सकते हैं। ऑक्सीजन -2 है जनरल ऑक्साइड्स में, ऑक्सीजन -1 है और ऑक्साइड्स में, ऑक्सीजन -12 भी है सुपर ऑक्साइड्स में। ऑक्सीजन, अगर आपको जनरल ऑक्साइड पता है तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको परोक्साइड पता है तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको सुपर ऑक्साइड पता है तो ये वाला फॉर्मूला है O2-। और विद फ्लोरीन बिल्कुल परफेक्ट है।
इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी है। और शायद आपको पहले भी कभी बताया होगा, तब हम उनको ऑक्साइड नहीं बोलते, तब उनको फ्लोराइड बोलते हैं, फ्लोराइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्लस में चला गया ना। तो इसने क्या लिखा भाई, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, it shows only negative oxidation state as -2 except in case of OF2 where its oxidation state is +2। दोनों ही कर रहा है, OF O2F2 में भी और OF2 में भी। थोड़ा लिमिटेड लिख देती है एनसीईआरटी, गलत कर देती है। O2F2 में भी +1 है और OF2 में +2 है। अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट्स, वो 2 4 6 है तो लिखने की नीड है ही नहीं, वो तो पहले लिखा जा चुका है। बट +4 and +6 आर मोर कॉमन। Sulfur, selenium, tellurium usually shows +4 oxidation state in their compounds with oxygen and 6 with fluorine। क्लियर, +4 इनका ऑक्सीजन के साथ है और इसका फ्लोरीन के साथ। रीजन, ये कंपेरेटिवली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि मैंने आपको शायद 1 2 दिन पहले बोला था, 11वीं वाले क्वेश्चन पूछ रहे सर pH5 क्यों नहीं है, pH5 क्यों नहीं है। मैंने कहा हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो अनपेयरिंग कर ही नहीं सकता, वो ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता फास्फोरस को। जबकि pF5 है क्योंकि फ्लोरीन इज कैपेबल टू ऑक्सीडाइज द फास्फोरस। तो बातों के जवाब बड़े आसान सा है अगर सोचना समझना शुरू करें तो। हाँ, स्टेबिलिटी की बात करें अगर, तो मैं तो कह रहा हूं मिनिमम वाले की स्टेबिलिटी भी और मैक्सिमम वाले की स्टेबिलिटी भी टॉप से बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। लो जी, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मैं तो इस बात को लिख रहा हूं ना, जनरल बात लिख रहा हूं। इन जनरल +6 भी घट रहा है और -2 भी घट रहा है। इसके पीछे पेयर बिकम्स इनर्ट है और इसके पीछे धीरे धीरे मेटालिक नेचर आ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, हाँ 6 डिक्रीजेस और 4 इंक्रीजेस, क्योंकि इनर्ट पे इफेक्ट लग गया। बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरली कोवलेंट। हाँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, पुरानी बातें कॉपी पेस्ट है। बार बार आपसे बोलेगा क्यों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट को फेवर करता है, सीधे फजांस को लाके रख देगा। अब तो जो पेशेंसफुली पढ़ पाया वो सक्सेसफुली काम कर पाएगा। अब आपको ऑक्सीजन के थोड़े से एनॉमलस बिहेवियर पे बात करनी है। और आपको पता है हर पहला मेंबर बदमाश होता है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, पहला रीजन साइज स्मॉल, दूसरा डी एब्सेंट, तीसरा पी पाई बॉन्डिंग कर रहा है, चौथा रीजन इसके अंदर डी ऑर्बिटल लिख दिया एब्सेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इस वजह से अपने ग्रुप से कुछ अलग बिहेवियर शो करेगा। नाइट्रोजन भी तो ऐसे ही कर रहा था, ये भी करेगा। अगर आप सुन पा रहे हो तो देख ले भाई क्या लिख रहा है वो कह रहा है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड इज ड्यू टू द स्मॉल साइज, high electronegativity। One typical example of effect of small size and high electronegativity is the presence of strong hydrogen bonding in water which is not found in H2S। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन फेवर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 ही एलिमेंट तो जो धड़ल्ले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सपोर्ट कर देगी। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की बात भी लिख चुका हूं मैं ऑलरेडी नोट्स में आपके। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट इट कोवेलेंसी टू 4। 4 भी बड़ा औखा औखा दिखता है, जब ये 4 कोवेलेंसी में आ जाएगा ना तो +2 का चार्ज आएगा इस पे। अब देखो ना, इसको 5वें नंबर पे लिख रहा हूं। मान लो मैंने OH2 बनाया, पानी मतलब, फिर मैंने
OH3 बनाया, सोचो इस पे प्लस का चार्ज आ गया, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, और मैं इसकी 4 वैलेंसी जब बनाने वाला हूं तो +2। ऐसा मैंने कहीं भी केमिस्ट्री के लिटरेचर में देखा नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। लिखने को 4 है, एनसीईआरटी की लाइनों को ट्रू फॉल्स में कॉपी करें तो यस है कि 4 वैलेंसी तक और 8 इलेक्ट्रॉन तक मैक्सिमम जाएगा, एंड इन प्रैक्टिस रियरली एक्सीड्स 2, लिख चुका है वो, रियरली एक्सीड्स 2। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, उनकी वैलेंसी बढ़ती है क्योंकि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़े हुए। SF2 भी पता है हमें, SF4 भी पता है हमें, SF6 भी पता है हमें, सिमिलरली सबके लिए एप्लीकेबल है। अब रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, वही पुरानी टोन चल पड़ेगी, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। इसके जो मेंबर्स बनेंगे, वाटर, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, तो वो मुझे स्टेबिलिटी बता सकता है? क्या ABCD, मतलब A ग्रेटर या A लेस? रिड्यूसिंग नेचर बता सकता है कोई? अभी भी ABCD बोल दोगे? एसिडिक नेचर बता सकता है कोई भाई? हाइड्रोजन कौन जल्दी डोनेट करेगा? पानी? हाइड्रोजन सल्फाइड तो एसिडिक देखा ही है, पानी किसने एसिडिक देखा है यार? पानी तो MP प्रोटिक होता है, H देता भी, H लेता भी है। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, ऑल द एलिमेंट ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड, मैंने सबके फॉर्मूले लिख दिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स आर गिवन, वो चेक कर लेंगे, मैंने लिख दिए हैं। देन एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये लिखा जा चुका है। इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग द बॉन्ड एंथैल्पी। भाई पीओ का साइज बड़ा है, एच के साथ तो छोटा, उसका अनस्टेबल बॉन्ड बनेगा ना। फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एच बॉन्ड डाउन टू द ग्रुप, पीओ बॉन्ड टूटना आसान है, इसलिए केबी ज्यादा है, के एसिडिक नेचर ज्यादा है। owing to the decrease in enthalpy for the dissociation of He bond down the group, the thermal stability hydride also decreases। तो H2 आप ही ने बता दिया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। all the hydride except water possess the reducing property and this character increases from H2S to H2SC। मतलब इस पूरे पैराग्राफ में जो 3 बातें उसने मेरे को लिखकर दी हैं, वो मैंने तीनों की तीनों बातें यहां पर आपके सामने समराइज कर दी। इस पूरे पैराग्राफ में 3 ही बातें, रिड्यूसिंग करेक्टर, स्टेबिलिटी, एसिडिक नेचर, तीनों आपके सामने आ गए। रिड्यूसिंग और स्टेबिलिटी, सॉरी रिड्यूसिंग और एसिडिक इकट्ठा कर लो, आप चाहो तो C पॉइंट काट सकते हो, रिड्यूसिंग और Ke इकट्ठा कर लो, रिड्यूसिंग और Ke इकट्ठा कर लो, और स्टेबिलिटी अलग लिख लो, और नीचे के रिलेशन बना देना, स्टेबिलिटी इनवर्स टू द रिड्यूसिंग एज वेल एज Ke। बॉन्ड एंगल की बात है, वो आपको पता है, चौथे नंबर पे लिखोगे बॉन्ड एंगल। इसमें अब तो मुझे वो समझाने की नीड नहीं है, वो वाला टाइम सारा बचेगा अब आपके पास। अगर सेंट्रल की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़े, हाइब्रिड स्ट्रेन सेम हो, लोन पेयर सेम हो, तो वोटर का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबके सब sp3 है। लोन पेयर का नंबर 2 है, बॉन्ड पेयर का नंबर 2 है, तो VSC PRT इस जगह पे उस ढंग से हम लगा नहीं सकेंगे। He बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एंगल, ये इनका प्रिपरेशन, देखो कितना खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही है H2O में, 286 एनर्जी। तो स्टेबल कितना होगा सोच के देखो, जिस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए उतना स्टेबिलिटी को गेन करता है। H2O पानी, वाटर।
ये इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एसिडिटी इससे कंफर्म हो जाएगी। और ये देखो 10⁻³ है, 10⁻16 है, इससे पता चल रहा है। तो यहां तक का रीड कर लेना, अप्रोक्सीमेट 40-45 मिनट की एवरेज आएगी पहले पन्ने से लेकर यहां तक। क्लियर है? बाकी आपकी चॉइस है, मेरा कहना ड्यूटी है, वैसे तो वो भी नहीं है, लेकिन चलो बच्चे की फेवर में बात कर लेता हूँ कि 40 से 45 मिनट लगेंगे पूरा रिवीजन करने में। उतना पी ब्लॉक आपके फिंगर टिप्स पे आएगा फॉर नीट एज वेल एज 12th क्लास। फायदे भी रहोगे, नुकसान में जीरो रहोगे।